नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्य के एजेंडा से, और ऐश्वर्य के एजेंडा में दर्शकों, नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी है। वहां उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में भी अलग अलग मुख्यमंत्रियों ने अपनी शपथ ले ली है। देखिए, विपक्ष के बहुत सारे नेता बहुत सारी बात कर रहे हैं। उनकी नजर सिर्फ नरेंद्र मोदी पर है कि नरेंद्र मोदी कहां हंस रहे हैं, कहां हाथ जोड़ रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। अरे नितिन गडकरी से मिले, अरे भाई उनके मंत्री मिलेंगे। अरे नवीन पटनायक से मिले, अरे क्या हो गया। अरे चिरंजीवी और पवन कल्याण दोनों का हाथ, अरे क्या हो गया। अब एक बात समझिए, ये कैसा जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि कोड़ा हुआ मन, ऐसे जले हुए मन के साथ विपक्ष बैठा है, वो टिप्पणियां कर रहा है। लेकिन आपको यह बात सोचना है कि अगर विपक्ष की चलती या विपक्ष की चाह, या जैसे कहते हैं ख्वाहिश, और इनकी तो ख्वाहिशें भी ऐसी हैं कि हर एक ख्वाहिश पे जान निकले, या क्या जो भी होता है, हर एक ख्वाहिश पे दम निकले। शहजाद बैठ गए स्टूडियो में आके, मेरे को करेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बात समझिए, आपने आपको क्या कहा। बात यह है दर्शकों कि विपक्ष की अगर चलती तो विपक्ष तो कभी नरेंद्र मोदी की सरकार चाहता ही नहीं था ना। अरे देखो, चंद्रबाबू नायडू के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। अरे नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, बताओ। नहीं पहुंचे तो नहीं पहुंचे, बताओ ना। क्या राहुल गांधी उससे प्रधानमंत्री बन जाते हैं क्या? अरे भाई, नीतीश नहीं पहुंचे, वो उनका निर्णय है। कुछ होगा इशू पास में, कुछ होगा, आपको क्या प्रॉब्लम। दर्शकों, बात सिंपल है। विपक्ष के पास अपनी प्रॉब्लम्स एक नहीं अनेक है, और मैं आपको कुछ गिनवाने वाला। जो अगली 10 प्रॉब्लम्स हैं वो विपक्ष को समझनी है। लेकिन विपक्ष ध्यान आकर्षित करता है संघ प्रमुख के बयान पर। लेकिन आपको यह पता है कि संघ प्रमुख के बयान का सिर्फ एक अंश ही विपक्ष चला रहा है। वो अंश या वो पाठ जानबूझ के वो इंडी पत्रकार नहीं चलाते जिसमें संघ प्रमुख ने सरकार की आलोचना में प्रशंसा की और भरपूर की, लेकिन उन्होंने वो कट कर दिया। वो कट कर दिया। अगर आपको पूरा भाषण सुनना है संघ प्रमुख का तो देखिए republicworld.com पे जाइए और देखिए, सुनिए पूरा। लेकिन बात सिर्फ उसकी नहीं। आपको पता है, ये जो अलायंस इंडिया अलायंस कर रहे हैं, हर दिन बोलते हैं हमारे 230, 234, 237 विधायक हो गए। आपको पता भी है कि इनके पैरों तले जमीन खिसकने वाली है बहुत जल्द। और आपको सिर्फ एक इंडिकेशन दे रहा, पश्चिम बंगाल, और अगर ग्राफिक है गरिमा जी तो वो चला दीजिए आप, क्योंकि मणिकतला बंगाल में बाय इलेक्शन होना है, उपचुनाव होना है विधानसभा का। एक उपचुनाव को लेकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने सूत्रों के हवाले से ठन गई। ममता बनर्जी चाहती थी कि सुप्ती पांडे जो कि साधन पांडे जी की धर्मपत्नी है, साधन पांडे मानिकतला के विधायक थे, उनको टिकट मिले। अभिषेक बनर्जी सूत्रों के हवाले से सुप्ती पांडे जी की सुपुत्री श्रेया पांडे जी को, जो कि एक बहुत पॉपुलर एक्ट्रेस भी हैं, पॉपुलर सोशल फिगर भी हैं, उनको टिकट देना चाहते। लोग कह रहे हैं पार्टी के अंदर जो हो रहा है टीएमसी में वो हो रहा है, लेकिन ये सिर्फ पार्टी के अंदर नहीं, इंडिया अलायंस में भी हो रहा है। क्योंकि अगर सूत्रों की माने तो ममता बनर्जी सचमुच कुछ बड़ा करने की सोच रही है, और वो अभिषेक बनर्जी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल विद दैट। जहां सबकी नजर इस पे है, विपक्ष की सिर्फ, कि देखो ओडिशा में कौन गया, आंध्रा में कौन गया, वो जानते नहीं है। ये मोदी और शाह की सरकार। आपका ध्यान हटा और खेल हुआ। वो कहते हैं ना, अब जो कहता हुआ बाद में बताऊंगा, लेकिन इस समय भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है वो अलग है, लेकिन उसके लिए कठिनाइयां भी हैं। कई लोग इस पे भी, आजकल तो सोशल मीडिया पे कोई भी कुछ भी करता है, कोई भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड वो बन जाता है, क्या कहते हैं, फ्यूचर टेलर। कोई कहता है कि मेरे को सारी राशियां पढ़नी आती हैं, कोई कह रहा है कि समय खराब है। लेकिन कश्मीर में 3 अटैक हुए हैं, ये रियलिटी। जम्मू कश्मीर 3 अटैक, 40 से ज्यादा भारतीय कुवैत में एक फायर में जल गए। प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दिया है, MOS MEA इज गोइंग, कीर्तिवर्धन सिंह
निकल चुके हैं, जा रहे हैं। ये वो सारे काम हैं जो बीजेपी को कर, ये वो सारे काम हैं जो भारत सरकार को करने हैं। विपक्ष आलोचना कर रहा है, लेकिन एक रोड मैप है बीजेपी के सामने जो बीजेपी ने अपने 100 दिन के लिए रखा है। बीजेपी का टारगेट है वो 100 दिन, कांग्रेस के या विपक्ष का टारगेट है हर एक दिन में ये प्रूव करना या ये साबित करना कि वो फेल हो रहे हैं। निर्णय आपको लेना है। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, और शहजाद मेरे साथ स्टूडियो में है, दुष्यंत नागर विल हैव अ वेरी वेरी कंस्ट्रक्टिव डिबेट। स्पेशल रिपोर्ट। हम फिर एक बार देश की सेवा के लिए प्रशस्त हो रहे हैं। न हम हारे थे, न हम हारे हैं। बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। वह खुद अमेठी से भागे और इतना ही था तो प्रियंका वाड्रा को अमेठी से लड़ा कर देख लेते। अगर कोई भी हैवीवेट वाराणसी से चुनाव लड़ा होता तो प्रधानमंत्री हार गए होते, क्योंकि मात्र 1.5 लाख वोटों से प्रधानमंत्री जीते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता शपथ तो लेते हैं संविधान की, विदेश में जाके संविधान के ऊपर में प्रश्न उठाते हैं और कहते हैं लोकतंत्र खतरे में। एक ही लक्ष्य, नेशन फर्स्ट, एक ही इरादा, 2047 विकसित भारत। पूछता है भारत, पूछता है भारत भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार दीपक चौरसिया जी मेरे साथ हैं, मलूक नागर साहब आरजेडी के जनरल सेक्रेटरी हैं, आरएलडी गलत लिख दिया है मेरी गेस्ट टीम ने, माफी चाहता हूं मलूक साहब, राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार, दुष्यंत नागर जी स्टूडियो में, पॉलिटिकल एनालिस्ट कहूं कि कांग्रेस नेता कहूं? पॉलिटिकल एनालिस्ट। क्यों हार गई कांग्रेस? इसलिए कोई बात नहीं, बड़े दावे थे आपके कि 300 सीट ला रहे हैं, 400 सीट ला रहे हैं। कौन सा 300 से तो कम फिर आप दोबारा ये जो आप पॉलिटिकल एनालिस्ट देखिए, इलेक्शन से पहले आपकी जीन्स फटी रहती थी, अब आपकी जीन्स भी सिल गई है, शर्ट पे ब्रांड भी आ गया है, ये सब क्या खेल है? भाटी साहब भी बैठे, आप भी हैं, नागर साहब भी बैठे हैं। नागर साहब तो आपके बहुत वरिष्ठ हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ नागर साहब तो सबके वरिष्ठ हैं जी। वो तो आप कई सीटों का मैं नाम बता रहा हूं, आप वहां पे वीवीपैट का मैच करा दीजिए और फिर उसके बाद में परिणाम की दोबारा गणना कर। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। लेट्स रिलैक्स तो हमने कर लिया, हमने तो बधाई भी दे दी इनको। देखिए कुछ चीजों स्टूडियो के बाहर कुछ चीजों में ऊपर हमारा तो दिल बड़ा है। एक एक करके सब एक एक करके शहजाद, दीपक जी, मलूक नागर साहब, राहुल देव जी सब। शहजाद, आपके ऊपर, आप प्रधानमंत्री बीजेपी के सर्वोच्च नेता हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज मैं चाहता हूं जरा वो वीडियो आप चला दीजिए, साइड में वो पिक्चर्स चला दीजिए जब पटनायक साहब पहुंचे, जब वो उससे सुबह आज आंध्र प्रदेश में थे। गरिमा जी जल्दी चला दीजिए शहजाद के साथ 30-70 में। शहजाद जी, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? विपक्ष का ध्यान इस पे ज्यादा है, किससे हाथ मिला रहे हैं? चिरंजीवी का हाथ उठाया नहीं उठाया, नितिन गडकरी जी से हाथ मिलाया नहीं मिलाया, पवन कल्याण से कितनी देर बात की, रजनीकांत जी से कितनी देर बात की, नवीन पटनायक से कितनी देर बात की? इनका अपने ऊपर ध्यान नहीं, ये सिर्फ ये ध्यान रख रहे हैं कि प्रधानमंत्री कहां है। गलत विजुअल चला रही है गरिमा जी, रॉन्ग विजुअल्स आर ऑन है प्राइम मिनिस्टर के साथ। जी शहजाद, देखिए, सबसे पहले तो एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बन गई है तीसरी बार, और मिशन और विजन के साथ काम भी शुरू हो गया। केंद्र में मंत्रालय भी बन गए, उसके अलावा आंध्र की सरकार भी बन गई, ओडिशा की सरकार जहां पर एक आदिवासी समाज के व्यक्ति वहां पे मुख्यमंत्री बने, वो भी बन गई। पर दूसरी तरफ मिशन विजन नहीं है, केवल फ्रस्ट्रेशन है। अब देखिए, नागर जी ने तो मुझे शुभकामनाएं दी, पर राहुल गांधी का अब तक शुभकामनाएं हैं। मुझे लगता देखिए, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब सत्ता का हस्तांतरीकरण होता है तो ये औपचारिकता और राजनीति का एक अच्छा परिचय होता है कि हम अपने प्रतिद्वंदी को शत्रु ना माने और हम उसको शुभकामनाएं दें, क्योंकि देश के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। पर उन्होंने की, कुछ लोगों ने तो लाइट बंद कर दी थी। सोचिए, टीएमसी की नेत्री ने लाइट बंद कर दी थी। लाइट बंद करने से क्या होगा? आपके यहां पर प्रकाश थोड़ी प्रकट होने वाला है भाई। और देखिए, इनको बड़ी चिंता थी कि किसको क्या मिला, हमारी चिंता ज्यादा करते हैं भाई। 1 लाख रुपए देने की बात थी, आपने कहा 1 वोट पे 1 लाख रुपए देंगे। ओनली 30-70, ओनली शहजाद विद विजुअल्स गरिमा। थैंक यू, बाकी सबको हटा दीजिए। 1 वोट दो, 1 लाख लो। अब ये बुर्खा पहने हुई महिलाएं सब जगह पहुंच गई हैं, वहां पर
चलो वहां नहीं दे सकते तो दिल्ली में सरकार है आपकी, आपकी सरकार केरला में है, आपकी सरकार पंजाब में है, आपकी सरकार एक जगह जहां पर भी आपकी सरकार है, तेलंगाना में है, तमिलनाडु में, वहां पर 1-1 लाख रुपए दे दीजिए ना, पर उससे ध्यान भटकाना है। इसीलिए देखिए क्या बोल रहे हैं, झुंझुना थमा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, आज नाना पटोले ने कहा उद्धव जी ने 4 विधान परिषद की सीटों पर झुंझुना थमा दिया, कह रहे थे उद्धव जी फोन नहीं उठा रहे। कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को एलओपी के पद पर झुंझुना थमा दिया। बताइए, हमने तो आदिवासी मुख्यमंत्री बना दिया और एलओपी कांग्रेस क्या बोलती है, हम बनाएंगे, और समाजवादी पार्टी बोल भी नहीं पा रही कि पीडीए को बनाना है। उसके अलावा तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को बोल दिया आपकी आवश्यकता नहीं है। पंजाब के बाद अब दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक दूसरे के साथ तलाक कर दिया, हरियाणा में तलाक कर दिया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक तरफ मिशन और विजन के साथ काम, दूसरी तरफ फ्रस्ट्रेशन और डिवीजन का आपको परिचय दिख रहा है। राहुल देव जी एंड दीपक चौरसिया ऑल्सो। राहुल जी, ये विपक्ष ये कब तक ये कैसे मोदी का मतलब ये जो फोबिया है या व्हाटएवर एडजेक्टिव आप यूज करना चाहे राहुल देव जी, मैं बोल रहा हूं गरिमा जी, थैंक यू। राहुल जी, प्रधानमंत्री मोदी किससे मिल रहे हैं? नितिन गडकरी से कितनी देर मिल रहे हैं? रजनीकांत से कितनी देर बात कर रहे हैं? वो एक और साउथ के एक्टर थे, मैं उनका फैन हूं उनके स्टाइल का, लेकिन मैं नाम बोल रहा हूं उनका, वो चिरंजीवी और पवन कल्याण के साथ हाथ उठा रहा है, देखो दूसरे के साथ नहीं उठाया। यही एनालिसिस में रह जाएगा क्या विपक्ष, या वो ये सोचेंगे या क्या गलती हुई या क्या करना है? दे आर टू ओवर ऑब्सेस्ड विद व्हाटएवर प्राइम मिनिस्टर डज। राहुल जी, देखिए, मुझे याद नहीं है, लेकिन याद आपको दिलाना चाहूंगा, आप भी कोशिश करेंगे तो देखिएगा, क्या जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी 10 साल पहले सर, तो क्या वो आलोचना नहीं करती थी? नहीं करनी चाहिए सर। छोटी तथाकथित छोटी या बड़ी बातों पर, प्रधानमंत्री की बातों पर या सोनिया गांधी पर या तमाम लोगों पर जो उस समय सत्ता में थे, उन पर टीका टिप्पणी नहीं होती थी? क्या ये कहा जा सकता है कि जब भी भाजपा विपक्ष में आएगी तो वो बिल्कुल अलग विपरीत उदाहरण प्रस्तुत करेगी और कोई आलोचना इस तरह की टीका टिप्पणी नहीं करेगी? लेकिन जैसे हम अंग्रेजी में निट पिकिंग कहते हैं, वो तो हमेशा गलत है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता। इसलिए हार को भी ग्रेस से के साथ विनम्रता से स्वीकार करना ये बहुत जरूरी है। लेकिन विपक्ष अपना काम करेगा, उसमें हम केवल विपक्ष की बात करें, और आप भी, मैं पूछूं कि मीडिया का काम क्या है? केवल विपक्षी आलोचना करना हर बात पर। एक वाक्य ये दोनों हाथ से ताली बनती है ना। दीपक जी के बिल्कुल, ताली हमेशा दोनों हाथ से बजती है सर, एक हाथ से तो चुटकी बजती है, ताली तो 2 ही हाथ से बजती है। शहजाद को जवाब दे रहे दीपक जी, मैं वही कह रहा हूं। ओके सर, मीडिया का भी काम क्या है, ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, हम हर समय विपक्ष को ही कटघरे में खड़ा करेंगे। चलिए, मैं सर इलेक्शन से पहले मैं आ रहा हूं, शहजाद, इलेक्शन से पहले राहुल जी आप बिल्कुल करिए कि क्या मैं कह रहा हूं, बीजेपी जीत गई, सरकार बना ली, नाउ यू हैव टू डू। अब विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है सरकार क्या चीज सही नहीं कर रही है, जो उन्होंने वादे किए उसको पूरा नहीं कर रही तो उसको उजागर करे, सरकार को कटघरे में खड़ा करे। मैं कह रहा हूं दे आर टू ऑब्सेस्ड, दे आर टू ओवर ऑब्सेस्ड विद द पर्सनालिटी। वो नरेंद्र मोदी की पर्सनल उसके ऊपर लेके इतना कर देते हैं कि अल्टीमेटली होता कुछ नहीं है। मैं ये कह रहा हूं सर, आप बीजेपी से सवाल करिए कि आपने 15 दिन के लिए ये वादे किए थे, उनकी पहली कैबिनेट में उन्होंने कितने करोड़ घर दिए, आप बताइए, ये वादा है कि नहीं है? जी, और शहजाद जवाब दे। जब पूरा प्रचार अभियान, पूरा चुनाव एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर किया गया सर, जब एक व्यक्ति को ही एक पार्टी बना दिया गया, हाँ। जब स्वयं प्रधानमंत्री जी और उनकी समूची पार्टी केवल मोदी 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 कर रहे थे जी, तो फिर जब प्रहार होगा तो उन्हीं पर होगा ना। ओके, अगर आपने पॉइंट टेकन सर के रूप में केवल अपने को ही ना रखा होता, हाँ। तो ये ठीक था कि पार्टी पर पूरा फोकस। शहजाद जवाब दे रहे, दीपक जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं, जवाब फोकस रहेगा। नागर साहब आ रहा हूं। बहुत त्वरित जवाब। राहुल जी बहुत वरिष्ठ है, सीनियर है, मेरे से कई ज़्यादा चुनाव इन्होंने देखे हैं। मुझे एक चुनाव बता दीजिए जब भाजपा हारी चुनाव और उसने कहा कि मैं लाइट बंद कर दूंगी जब शपथ समारोह होगा, या उन्होंने, जब अडवाणी जी विपक्ष में थे या उससे पहले हमारे नेता विपक्ष में थे, तो उन्होंने शुभकामनाएं तक ना दी हो। चुनाव हो चुके मान्यवर, अगर चुनाव के बाद वो सरकार की नीतियों पर आलोचना करते, कहते कि ये क्यों 3 करोड़ घर दे रहे हो आप, 3.5 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हो, तो ये समझ में आता। मैं मानने को, और मुझे एक बात बता दीजिए, 206 मिले 2009 में तो सिंह इज किंग,
और 10 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 240 और अलायंस को 303 मिले तो मोदी हार गया। इस प्रकार का विश्लेषण करने के लिए तो मुझे लगता है कि अलग ही तरीके के नजरिए की आवश्यकता है। राहुल जी, मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। जी, क्विक रिस्पांस राहुल जी। धन्यवाद शहजाद। जिस भी बड़े विपक्षी नेता ने, मुख्यमंत्री ने, जिसने भी प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने पर, नई सरकार बनाने पर बधाई नहीं दी है, मैं उसकी आलोचना करता हूं। यह गलत बात है। एक सामान्य राजनीतिक और सार्वजनिक हमारे यहाँ जो शिष्टाचार होता है उसका पालन किया ही जाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी ने ऐसा किया है, उन्होंने बधाई नहीं दी है, किसी ने भी नहीं दी है, ये गलत है। इसका मैं विरोध कर रहा हूं। ओके, दीपक चौरसिया जी, मलूक नागर साहब और दुष्यंत नगर भाटी जी, कैन आई हैव दीस फोन नाउ? हाँ, दीपक जी, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं, उसके बाद मलूक नागर साहब आ रहा हूं। हाँ, देखिए ऐश्वर्या, हर पॉलिटिकल पार्टी जब विपक्ष में होती है तो सत्ताधारी पार्टी की आलोचना करती ही करती है। मैं इसमें कोई गलत भी नहीं मानता, बुरा भी नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तब मनमोहन सिंह सरकार की आलोचना करती थी, मनमोहन सिंह सरकार को कई तरह की उपमाएं देती थी। लेकिन इस पिछले 10 साल या ये जो 11वां साल चल रहा है, इसमें विपक्ष की आलोचना का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। इस बात को मैं मानता हूं और मैं ये भी मानता हूं कि विपक्ष के कुछ नेता नरेंद्र मोदी जी से ओवर ऑब्सेस्ड है। वो कहते हैं ना, प्यास गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो वाकई नरेंद्र मोदी से डर लगता है कि आप बताइए, आपने चुनाव लड़ा, विपक्ष ने अच्छा चुनाव लड़ा, 50 के आसपास से 44 के आसपास से आप 99 तक आ गए, लेकिन इसके बावजूद भी आप ट्रिपल डिजिट यानी 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए। तो सोचिए कितना कमजोर विकेट होगा आपका, कितना कमजोर विकेट होगा। और नरेंद्र मोदी कितने स्ट्रांग विकेट पे खड़े होंगे कि संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इस नैरेटिव के चलने के बाद भी 240 सीटें लेकर आ गए। और मैं आपको बता रहा हूं, 1991 से लेकर आज तक जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आई है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो जेडी हो, चाहे वो उस वक्त कांग्रेस रही हो जब इंद्र कुमार गुजराल या देवेगौड़ा की सरकार रही हो, कोई 240 सीटें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर लेकर नहीं आई। तो ये भी अपने आप में फैक्ट्स है। और विपक्ष को बहुत अच्छी तरह पता है कि अगर मोदी जी को मौका मिला तो अपना लॉस ग्राउंड जो है वो फिर से गेन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए पहले ही दिन से उन पे इतने तीखे आक्रमण हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, लेकिन भाटी जी ये तो रियलिटी है ना। फैक्ट तो ये भी है कि ये कांग्रेस के इतिहास का तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन था और भाजपा के इतिहास का तीसरा सबसे बेहतर प्रदर्शन। फिर भी फेल होने वाला बच्चा, जैसे मैं बार बार उस क्षण से कह रहा हूं, आपने भी शायद ट्वीट किया था ऐसा ही, मैंने देखा बहुत लोग उसी मतलब एनालॉजी, क्योंकि सबके दिमाग में वही चीज आती है कि फेल होने वाला बच्चा 33, 34 भी ले आए तो भी उसको मिठाई देते हैं। राहुल को देखकर वैसे फेलियर ही ध्यान आता है। वो आपके ध्यान में आता है, आप बीजेपी लीडर है, आप कर सकते हैं। राजकुमार भाटी जी, समाजवादी पार्टी, भाटी जी, और फिर नागर साहब काउंटर जवाब दे रहे हैं। संख्या बल इस 2024 के चुनाव के बाद संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के और एनडीए के पक्ष में है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें समीक्षा करते समय इस बात की भी ध्यान रखना चाहिए और इस बात की प्रशंसा की जानी चाहिए कि कांग्रेस 55 से 100 पे पहुंची है और भारतीय जनता पार्टी 303 से 240 पे आई है। यानी भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हुई है, उनके अंदर देश की जनता का विश्वास कम हुआ है। कांग्रेस के और इंडिया गठबंधन के अंदर विश्वास बढ़ा है। इंडिया गठबंधन 232-233 तक पहुंचा है, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और हमारे प्रधानमंत्री जो 370 का दावा कर रहे थे बीजेपी के लिए, उनसे 133 सीटें कमाई हैं। प्रधानमंत्री के दावे से जो उन्होंने देश की जनता से मांगा था जनमत, उससे 133 सीटें कमाई हैं। और प्रधानमंत्री 2019 में 5.5 लाख वोट के अंतर से जीते थे, इस बार खींच खाच के 1.5 लाख वोट से जीत पाए हैं। तो ये इस बात के प्रमाण हैं कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता कम हुई है, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ गिरा है, लोगों का विश्वास इस पार्टी पर कम हुआ है। अब रही बात आलोचनाओं की, राहुल देव जी ने बहुत सुंदर बात कही। लोकतंत्र में आलोचना न केवल स्वाभाविक है बल्कि अनिवार्य भी है, जरूरी भी है। पत्रकारों को तो इसे प्रोत्साहित करना चाहिए, मीडिया को तो प्रोत्साहित करना चाहिए आलोचना को, लेकिन मीडिया उसकी आलोचना की आलोचना करता है। क्यों मोदी जी पर सवाल उठा रहे हो,
क्यों मोदी जी के ऊपर प्रहार कर रहे हो? बोलो बोलो। देश के प्रधानमंत्री से तो सवाल पूछे जाएंगे। अरे सवाल और पूछो ना। शहजाद भाई कह रहे थे नीतिगत किससे होने हाथ चाहिए। मिला रहे हो, जब किससे हंस रहे हो? भाटी जी आप वही तो तो मैं पढ़े, कह रहा हूं। आप देखो, आप तो उन लोगों में से हो जो जब- पहले पत्रकार भी रहे। आप सवाल पूछो कि मोदी ने कही थी कि मैं आते ही ये करूंगा, किया कि नहीं किया? आपको दिक्कत है कि मोदी किसके साथ हंस रहा है, आपको दिक्कत है कि मोदी किससे हाथ मिला रहा है, आपको यह भी दिक्कत है कि मोदी अपने ही कैबिनेट के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स के साथ हंस कैसे लिया। मेरी प्रॉब्लम ये है, आप पूछो ना कि आपने कहा था कि आरएलडी आप सब एक साथ मिलके ये करोगे किसानों के लिए, किया कि नहीं 10 किया? सेकंड केवल। आप ये नहीं पूछते। आपको दिक्कत है कि मोदी किसका हाथ उठा रहा है, किससे मिल रहा है, किससे फोटो खिंचवा रहा है। मेरी प्रॉब्लम ये है, यू आर नॉट बीइंग कंस्ट्रक्टिव देयर सर। ऐश्वर्य जी 10 है, 30 लीजिए और फिर मलूक नागर साहब जवाब दे रहे हैं। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह कहती थी तो वो नीतियों की आलोचना थी। हाँ। जब भारतीय जनता पार्टी के वो नेता ने सिर घुटवा दिया पॉलिसी अपना पैरालिसिस अपना, की बात थी। क्या मैं ये प्रधानमंत्री नहीं बनने चाहिए, तो वो नीतियों की आलोचना थी। तो ये तो जब विपक्ष में रहते हैं तब दूसरी नीति अपनाते हैं। जब सरकार मलूक नागर साहब जवाब दे रहे हैं, शहजाद फिर आ रहा हूं आपके ये पास। तो आलोचनाएं ओके, चलते रहते हैं लोग। ठीक है सर, मलूक नागर साहब जवाब दे रहे हैं, पूर्व सांसद। हाँ हाँ नागर साहब आ रहा हूं, दीपक जी उसके बाद आ रहा हूं प्लीज। नागर साहब बोले नहीं। अभी तो जब तक शपथ नहीं होती जब तक मैं सांसद हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल हैं आप सांसद। अच्छा, दीपक चौरसिया जी ने भी एक बात दीपक चौरसिया जी ने एक बात कही कि विपक्ष में होना और सरकार की आलोचना करना, मैं भी इसे सही मानता हूं, पर स्तर बहुत ज्यादा गिर गया है। मैं दीपक चौरसिया जी एक बात कहना चाहता हूं कि जब ऐसी खिलाफत करते थे विपक्ष में रह कर के और इस तरह की बातें बोलते थे, वो 1947 के दौर का देश और था, 80s के दौर का देश एक और था, और आज 2024 के दौर का देश और है। और पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अगर कोई भी पार्टी का सांसद, मिनिस्टर, विधायक अगर सही बात का बगैर मतलब विरोध करेगा तो जनता उसको हैसियत दिखा देगी चुनाव में। अगर सही बात को सही कहोगे और जहां खामियां रहती हैं, जो अमेंडमेंट बिल होते हैं, जिस पे संसद में चर्चाएं होती हैं, जिसमें संसद में सवाल पूछे जाते हैं, टेलीविजन पे जिस विषय पे आके बात कर रहे होते हैं, तो लोगों को लगता है ये सही बात कह रहे हैं, लोग अप्रिशिएट करते हैं और आने वाले समय में उसकी बात को कहीं ना कहीं कंसीडर किया जाता है। आज तो ऐश्वर्या जी आपने मुझे फंसा दिया, राजकुमार भाटी भी भाई हैं और दुष्यंत जी भी भाई हैं। हाँ। अब मैं क्या बोलूं? ये आप राजनेताओं के सभी भाई होते हैं, ये आप सब भाइयों की टांगे खींचते रहते हो आप सारे। हाँ बोलो सर, बोलो। सुनो, नहीं, जो 400 की बात करी है उसमें 300 के करीब आए हैं, 293 294 है। तो प्रोपोर्शनेटली अगर देखें, प्रोडेटा बेसिस अगर कैलकुलेट करें, करो सर, तो 295 में अगर इनके 233 आए और 400 में से उधर 293 294 आए, तो मेरे हिसाब से दोनों तरफ बराबर सी बात बैठती है। और जो अभी बात हो रही थी नंबर, हालांकि एक दो गलत ऊपर नीचे हो रहे थे, 2014 में 44 आए, 2019 में 52 आए कांग्रेस के, और 2024 में 99 आए। टोटल 3 टर्म्स के 195 हुए। और बीजेपी के 240 243 आए हैं। इनसे बहुत ज्यादा कम है। अभी भी क्यों जीत मन रही है, कैसे मन रही है? 272 का आंकड़ा चाहिए था, उससे भी और 28-30 फालतू में 300। अब ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं। मेरे हिसाब से बिल्कुल एक तरफा सरकार है। अब ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं ना। राहुल गांधी जी की जहां तक बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रियंका अगर यहां से लड़ती, अगर ये यहां से लड़ लेती तो ये 2-3 लाख से जीत जाती। तो लड़ लेती, किसने रोका था? ये एडमिट फैक्ट हो गया कि प्रियंका जी को लड़ने के लिए कहा गया था और वो चुनाव लड़ने से बच गई। और इसीलिए अमेठी से शायद, क्योंकि आकलन सही था नहीं था, इसीलिए शायद वो अमेठी चले गए। तो अब वो क्या, इन्हें वो जो अध्यक्ष रहे हैं पीसीसी के, राय साहब, क्या वही बलि का बकरा बनाने के लिए वाराणसी भेजे थे? तो कहीं ना कहीं ये सब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सब चलता रहता है नागर साहब। लेकिन दुष्यंत जी, ऐश्वर्या जी एक बात बिल्कुल बोलिए, बोलो नागर साहब कुछ कह रहे थे, खत्म करने दो। अरे खत्म तो करने दो, बड़ा भाई कहते हो, मान तो लो। मान लिया भाई। बोलिए नागर साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक तरफ, अगर अब दुष्यंत जी कह रहे हो, मुझे कह रहे हो? अरे आपको कह रहा हूँ, बोलो बोलिए सांसद जी, बोलिए।
अभी मैंने पूर्व नहीं बोला, मैंने करेक्ट कर लिया अभी। अच्छा, अगर एज्यूमिंग बेस पे मान भी लिया जाए कि राहुल जी जो कह रहे हैं कि वो लड़ती तो जीत जाती, ये तो ऐसे हो गया जो कहावत है हमारे कि चाची की मूंछ होती तो चाची की मूंछ से 2 किलोमीटर ऊपर चलते हुए हवाई जहाज को फाड़ देते। ना चाची के मूंछ होंगी, ना 2 किलोमीटर तक की मूंछ जाएंगी, ना हवाई जहाज फटेगा। तो भाई एज्यूमिंग बेस पे अगर बात थी, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही होता है भाई। क्यों भाई? दुष्यंत बाबू, दीपक जी आ रहा हूँ, शहजाद जी आ रहा हूँ। देखिए, एक तो मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहूंगा भाई, विपक्ष की सीटों को आप 99 मत मानिए। तो कितनी माने हैं ही उतनी, तो कांग्रेस की उतनी है। देखिए, इंडिया भैया गणित नहीं बदलते, उन्होंने गणित करी, कांग्रेस में 14, 19, 24 तीनों की मिला ली, फिर भी शहजाद की पार्टी के 24 से कम है। आपको इतनी गणित नहीं आ रही, माननीय सांसद, इसीलिए तो हो नहीं पा रहा आपसे कुछ। गणित बिल्कुल गणित टाइट होनी चाहिए, बिल्कुल सही है, उसमें कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। करेक्शन इतना है, दीपक जी आ रहा हूं, प्री पोल अलायंस था और इंडिया अलायंस मिलके चुनाव लड़ा, शेयरिंग के साथ में चुनाव लड़ा, तो 244 सीटें जिन पे जीत हुई है वो 244 सीटों की बात होनी चाहिए। दूसरी, हमारे शहजाद जी ने शुरू में कहा एलओपी की बात ये कर रहे हैं बार बार। देखिए, सांसद जी माननीय मलूक नागर जी विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। पूर्व मत बोल देना, अभी उन्होंने मुझे करेक्ट करा है। नहीं जी, जिला पंचायत के चेयरमैन भी रहे हैं। बहुत, मैं समझता हूँ हम सब लोग जितने बैठे हैं उनमें संसदीय अनुभव इनका सबसे बड़ा है। तो मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूं कि भाई एलओपी जो बनता है, क्या वो संयुक्त विपक्ष का बन सकता है? एलओपी तो जो विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होती है और उसके सांसद सदस्यों की संख्या 10% से अधिक है, वही चुना जाता है। लेकिन भाजपा भ्रम फैलाने में लगी है। भाजपा कौन सा भ्रम फैला रही है? भाजपा से पूछ लो यहाँ पे। शहजाद आपको जवाब दे रहे, शहजाद दुष्यंत नागर, शहजाद आपको जवाब दे रहे, दीपक जी आ रहा हूँ, राहुल जी आ रहा हूँ, शहजाद इज रिप्लाइंग बैक टू यू। शहजाद आपको जवाब दे रहे। अरे जाएंगे हम सांसद जी, भैया बीजेपी जवाब दे रही है ना आपको, मुझे जवाब दें। शहजाद जवाब दे रहे। अभी ऐश्वर्या आपने बोला कि कांग्रेस की 99, तो उन्होंने पट करके बोला कि सारी सीटें गिन लो, पर एलओपी का पद कांग्रेस का हो। ये तो खेल। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बोलिए आप भी दोनों हैं। महाराष्ट्र में एक एक करके आपके बीच में, आपके बीच में कोई नहीं बोला, बोलिए। महाराष्ट्र में 3 पार्टियों का अलायंस है, कांग्रेस, एनसीपी शरद पवार फैक्शन और उद्धव सेना फैक्शन। वहां पर पता है एलओपी बनाने से पहले तीनों चर्चा करते हैं। वहां पर कैसे नियम अलग हो गए, वहां पर भी तो संसदीय प्रणाली है, वहां पर चर्चा कर लेंगे, पर केंद्र में चर्चा नहीं करनी है। केंद्र में तो भाटी जी कौन, हु आर यू भाटी, मतलब बता दीजिए। अब उसके बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। भाटी जी कहते हैं मोदी की, भाटी जी को लाइए, मोदी की लोकप्रियता नहीं है। भाटी जी, एनडीए की 22 राज्यों में सरकार, पहली बार ओडिशा में सरकार हमारी बन चुकी है, आंध्र में सरकार हमारी बन चुकी है, केरल में अकाउंट खुल चुका है, मध्य प्रदेश में स्वीप हो चुका है, गुजरात में स्वीप हो चुका है, त्रिपुरा में स्वीप हो चुका है, अरुणाचल में स्वीप हो चुका है, दिल्ली में स्वीप हो चुका है, उत्तराखंड में स्वीप हो चुका है, हिमाचल में स्वीप हो चुका है, छत्तीसगढ़ में स्वीप हो चुका है। इसके बाद हमारी लोकप्रियता नहीं। और जो 14 स्टेट्स में जीरो है, कांग्रेस 14 स्टेट में जीरो है, 16 स्टेट में वोट शेयर खड़ा है, उसकी तो बहुत पॉपुलैरिटी है। आखिरी बात मैं बोलना चाहता हूं, देखिए इन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह को हमने मनमोहन सिंह कहा, नहीं, मनमोहन सिंह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा था, मैं कोट कर रहा हूं, हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, ना जाने कितने सवालों की आबरू रख गई। तो उन्होंने स्वयं माना कि वो विपक्ष के उठाए गए मुद्दों पर इसलिए खामोश थे क्योंकि उनके अलायंस का बुनियाद करप्शन था और उस पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, और इसीलिए हमने उनको नीतिगत रूप से बोला कि आप करप्शन पर मौन हैं। हमने ये कभी नहीं कहा कि मोदी जी हाथ ऐसे क्यों मिलाते हैं, मोदी जी वहां क्यों जाते हैं, मोदी जी ऐसे क्यों देखते हैं, मोदी जी तपस्या क्यों करते हैं। ये आपका फ्रस्ट्रेशन है। और देखिए, प्रियंका के विषय में उन्होंने बोला, राहुल गांधी ने, कि प्रियंका मोदी को हरा देती। इसका मतलब राहुल जी मोदी जी को जिताना चाहते थे। भैया इन लोगों का तो इसका मतलब क्यों बोलो दुष्यंत जी? भैया इसका एनालिसिस, अरे दुष्यंत जी इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। इसका एनालिसिस ओनली द गांधी फैमिली कैन डू। दीपक चौरसिया कुछ बोलना चाह रहे हैं, राहुल जी आ रहा हूं उसके बाद सर। हाँ दीपक जी बोलिए। नहीं, आलोचना पर बात हो रही थी, तो माननीय मेरे मित्र राजकुमार भाटी जो 37 सीट्स लेकर आए, भाटी जी आपको बहुत बहुत बधाई हो इन तमाम सीटों के लिए जो उत्तर प्रदेश में लाए। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब अखिलेश यादव जी ने, मेरे मित्र अखिलेश यादव जी ने जब ये कहा था कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, ये नीतियों की आलोचना थी, ये सरकार की कार्यप्रणाली की आलोचना थी, कि एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका ना कोई सर था ना कोई पैर? बताइए दीपक भाटी जी। कुंठा बोलिए भाटी जी, आप ही हैं। इसका सिर भी था, इसका पैर भी था, लेकिन आप समझ नहीं चाहते।
नहीं, इसका सिर भी था, इसका पैर भी था, इसमें तर्क भी था, लेकिन आप समझना नहीं चाहते। तो समझा दो। आपको हमारे नेता की हर बात की काट करनी है। हाँ, ये उस समय रिपोर्ट आई थी कि इस वैक्सीन का तीसरा ट्रायल नहीं हुआ है, इस वैक्सीन में अभी कमियां हैं, इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इसलिए अखिलेश जी ने मना किया था। और आज वो बात सिद्ध हो गई है। आज सारे डॉक्टर ये कह रहे हैं कि इस वैक्सीन की वजह से हार्ट फेल के केस बढ़ गए हैं। जवान लड़के 25, 30 साल के लड़के हार्ट फेल से मौत हो रही हैं, और वो उस वैक्सीन का प्रभाव है। लेकिन आप समझना नहीं चाहते। देखिए भाटी जी, उन्होंने तो एक वैज्ञानिक कारण से ये सवाल उठाया। देखिए भाटी जी, मैं कह रहा हूं ना, आप वैज्ञानिक है ना मैं। मुझे नहीं पता था समाजवादी पार्टी के नेता वायरोलॉजिस्ट भी हैं। हाँ, मैं इसीलिए कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे फेक न्यूज। दीपक जी, मैं ये कह रहा हूँ सोशल मीडिया पे फेक न्यूज पे कम से कम इतने सेंसिटिव समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सुनिए, अरे आप हो क्या साइंटिस्ट? एक सेकंड, मैं कह रहा हूँ भाटी जी, देखिए राजनीतिक तौर पे कुछ भी बोलिए चलता है, ऐसे सेंसिटिव इश्यूज होते हैं ना, और खासकर वैक्सीन वाले इश्यूज, उस पे फेक न्यूज को प्रोपोगेट मत कीजिए। जब तक आईएमए या कोई आधिकारिक डॉक्टर या कोई एसोसिएशन ये ना बोले ना कि इसकी वजह, प्लीज नो, आप गलत बचाव कर रहे हैं। अरे मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं साहब, इसमें करोड़ों भारतीयों ने वैक्सीनेशन लिया, आप कह रहे हो दिल का दौरा पड़ रहा। हमारी वैक्सीन में कमी भारत सरकार ने कही है क्या? नहीं, भाटी जी, हेल्थ मिनिस्ट्री ने कही है क्या? के नेता वो व्यक्ति है जिन्होंने कहा कि 500 mg से अब बुखार ठीक नहीं होता, 650 mg लेनी पड़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है। भाटी जी, उनका तो मेडिकल और वैज्ञानिक ज्ञान आप समाजवादियों पर ही इस्तेमाल करें, देश की जनता को बख्श। लेकिन ये मेडिकल इश्यूज पे ज्यादा, मेडिकल इश्यूज भैया, मेडिकल इश्यूज डॉक्टरों के लिए छोड़ दो। अरे भाटी जी, हाँ सही कही है पत्रकार, अरे बिल्कुल, अच्छा ठीक है, भाटी जी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि इस तरह की और बातें कही जाएं, प्लीज आप समझिए। आप लोग पॉपुलर हैं, 37 सांसद आपके जीत के आए आपकी पार्टी के, समझिए आप, लाखों लोग फॉलो करते हैं आप लोगों को। आप प्लीज बैक ऑन पॉलिटिकल डिबेट, राजनीतिक डिबेट, अरे आप राजनेता हो, पत्रकार रहे हो, कहां डॉक्टर की फील्ड में जा रहे हो भैया? मैं तो एक दवाई लेता हूं तो भी डॉक्टर से पूछ के लेता हूं, आप समझो मेरी बात। प्लीज टेंशन मत लो, प्लीज दवाई, आप वैक्सीन की बात, रिलैक्स प्लीज। पॉलिटिक्स, आपको जिसका काम उसी को साजे सर, नाचना जाने आंगन टेढ़ा नहीं होना चाहिए, प्लीज रिलैक्स। राहुल देव जी, विपक्ष, बीजेपी ने अपना रोड मैप, शहजाद की पार्टी ने अपना रोड मैप रख दिया है, 100 दिन में हमको ये करना है। उनकी पहली कैबिनेट हुई, उन्होंने निर्णय लिया। विपक्ष अभी भी इसमें लगा है कि उनका एलओपी कौन होगा। अभी आपने सुना कांग्रेस के जो सपोर्टर्स हैं या कांग्रेस के नेता हैं जो भी हैं, वो बोल रहे हैं भैया सीट हमारी मत गिनो, सबकी गिनो, एलओपी लेकिन हमारा होना चाहिए। यह प्रॉब्लम कांग्रेस के साथ पहले भी थी। आपको लगता है कांग्रेस अब जब रिजल्ट आ चुका है, सबको पता है कौन कितने पानी में, सबको साथ रख पाएगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है, अलायंस इज ओवर, टीएमसी इज ऑन द वर्ज ऑफ इट। राहुल देव जी, देखिए, ये तो भविष्य बताएगा, मैं भविष्यवाणियां नहीं करता। पर आप एनालिसिस तो करते हैं। तो गठबंधन जो आप इनके स्टेटमेंट्स को एनालाइज तो करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोगों को अपनी बात पूरी करने का अवसर दे दिया करें तो अच्छा रहेगा। सर, आपको तो मैं कम से कम नहीं रोकता, बाकी किसी को आलोचना कर सकता नहीं, किसी को भी नहीं रोकना चाहिए। ओके सर, बोलिए। अभी मैं देख रहा था आपने दुष्यंत जी को अपनी बात पूरी नहीं करनी थी। सर, अब आप दुष्यंत जी का डिफेंड करेंगे तो मैं इनको भी नहीं रोक पाऊंगा। एक आध तो बचे हैं सर जिनको रोक लेता हूं, उनको भी छोड़ देंगे तो मेरा 1 घंटे का शो 2 घंटे में जाएगा। राहुल जी बोलिए। थैंक यू राहुल जी। राहुल को थैंक यू। धन्यवाद दुष्यंत जी। सर देखिए, ऐसा है, मैं जो सामने है केवल उसका विश्लेषण कर सकता हूं, भविष्यवाणियां नहीं करता। अगर किसी विपक्ष के नेता ने कोई गलत बयानी की है तो मैं उसका समर्थन भी नहीं करूंगा। अखिलेश ने उस समय जो बयान दिया था वो अनुचित था, उस समय नहीं देना चाहिए था, और जो उनके कारण थे वो ठीक नहीं थे, भले ही वो अब ठीक साबित हुए हो। तो पहली बात। दूसरी बात कि अभी बात हो रही थी कि स्तर बहुत गिर गया है विपक्ष का, ये हमारे युवा मित्र ने कहा, दीपक ने। तो हम सबको याद रखना चाहिए, क्या किस मीडिया का स्तर नहीं गिरा है? क्या पत्रकारों का स्तर नहीं गिरा है? क्या सभी राजनीतिक पार्टियों का स्तर नहीं गिरा है? क्षमा कीजिएगा, क्या किसी प्रधानमंत्री ने अपने चुनाव अभियान में उस तरह की भाषा, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जैसा इस बार हुआ है हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा? सब जगह क्षरण हुआ है, सब जगह गिरावट आई है। केवल विपक्ष पर इसके लिए उसको कटघरे में खड़ा करना बहुत एकांगी बात है, ये अन्यायपूर्ण बात है, ये उचित नहीं है।
इसमें कोई न्याय नहीं है। अभी आगे ये इंडिया गठबंधन क्या करता है ये उसके नेता बताएंगे। हर गठबंधन में समस्याएं होती हैं। अभी तो हम ये देख रहे हैं कि जो सत्तारूढ़ गठबंधन है अभी उसके भीतर भी समस्याएं आ रही हैं। उसी के अपने सदस्य कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। अब आप अभी शिंदे जी ने जो बयान दिया है उसको आप कैसे करेंगे, उस पर भी तो बहस करिए। उन्होंने कहा कि 400 पार से नुकसान हुआ, इस नारे से नुकसान हुआ, ये कौन कह रहा है? नहीं, नाना पटोले का बयान भी आज ही आया था भाई साहब। मुजफ्फरनगर सीट में पश्चिम नगर यहाँ पर जो विवाद चल रहा है भाजपा के भीतर वो कौन कर रहा है? वो तो विपक्ष नहीं कर रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या में कोई भी बड़ी पार्टी गठबंधन होता है उसमें समस्याएं आती हैं और आती रहेंगी। बीजेपी में भी आएंगी, एनडीए में भी आएंगी और इंडिया गठबंधन में भी आएंगी। ओके, जब आएंगी तब हम उसका विश्लेषण करेंगे। पे स्टार्ट किया। ओके, शहजाद नहीं, राहुल जी निश्चित रूप से भविष्य का आकलन नहीं कर सकते, ये उनकी मलूक जी आ रहा हूं, उनका वो काम नहीं है। परंतु जो आज वर्तमान में दो पक्षों की बात है उसमें से केवल एक लेफ्ट की बात दिख जा रही है, राइट की बात नहीं दिख रही। ये मुझे लगता है कैसे विश्लेषण हो रहा है वो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आज उद्धव ठाकरे और नाना पटोले एक दूसरे का फोन नहीं उठा रहे। राहुल जी उस बात को गौण कर देते हैं। आज एक हफ्ते के ज्यादा हो चुका है, एलओपी नियुक्त नहीं हो पा रहा है। राहुल जी को उस बात से कोई समस्या नहीं होती है। आज जिस प्रकार से इंडी अलायंस का तलाक फरमाया गया है, पंजाब में तो था ही, हरियाणा और दिल्ली में गोपाल राय और भूपेंद्र हुड्डा ने किया है, उसको भी नहीं देख पाए। क्यों नहीं देख पाए नहीं पता मुझे। और आज जिस प्रकार से कर्नाटका में डीके शिव कुमार ने बोला कि ये नतीजे बहुत ही आत्मघाती और बहुत ही खतरनाक है, खतरे की घंटी बज रही है, आत्मनिरीक्षण कांग्रेस को करना होगा, ये भी नहीं समझ पाए। और हम जब कांग्रेस से कह रहे चलिए हमने तो सरकार का काम शुरू कर दिया, आप अपने बताए हुए काम पर एक काम पर तो खड़े उतरिए। इन्होंने कहा था कि हम लोग संविधान के साथ, संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। यही संविधान बचाना है क्या कि आप जो है एक चुनी हुई सरकार को शुभकामनाएं देने के बदले उसके खिलाफ साजिशें रचते हैं? यही संविधान का काम है क्या? जो महिलाएं अब 1-1 लाख रुपए मांगने आई है उनको अनेकों प्रकार की बात नगर आ रहा हूं, क्यों नहीं करते? दुष्यंत नगर बताइए। नहीं, बहुत छोटा सा प्रश्न। राहुल देव जी तुम्हारे साथ खड़े, रोक भी नहीं सकता तुम। बिल्कुल गुरु है हमारे। आपका लोकसभा का स्पीकर के पद पे टीडीपी रहेगी या भारतीय जनता पार्टी रहेगी? आप बता दीजिए। सबसे बड़ी बहस आपका सवाल फिर से दोहराना। नहीं, सवाल फिर से दोहराना, मैं जवाब तुरंत देता हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ जो आपका गठबंधन है, आपके गठबंधन की तरफ से लोकसभा का अध्यक्ष का प्रत्याशी कौन होगा? एनडीए का प्रत्याशी होगा। सुन लीजिए, एनडीए का प्रत्याशी होगा। नहीं, कौन होगा? अरे एनडीए का प्रत्याशी होगा। एक साथ एनडीए का होगा या भाजपा का होगा? आपने पूछा किसका होगा? अपना जवाब नहीं देंगे भाई साहब, बाकी पूरा चक्कर लगा लेंगे। कांग्रेस होगी या एलओपी समाजवादी? जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। बोल भी नहीं पा रही समाजवादी पार्टी। रोक नहीं रहा हूं राहुल जी, बोल रहा हूं, बोलो। नहीं, जवाब दो। कभी सीधा जवाब नहीं देते। एलओपी का तो जो नियम है वो मैंने सीधा जवाब यहाँ पैनल में 8 लोग बैठे, भाटी जी स्वीकार रहे। कहा कि आप माननीय मलूक नागर जी से पूछ लीजिए, उनको तो पूछ ही लो यार नागर साहब से। जानकारी है, सीनियर नागर साहब होने हैं का चयन कैसे? भाई सीनियर नागर, जूनियर नागर, दो नागर साहब है, सीनियर नागर होने हैं। अग्री कर रहे हैं इससे। सीनियर नागर साहब बोलिए। सांसद को पूछा तक नहीं है। बोलिए नागर साहब। देखिए ऐश्वर्या जी, हाँ जी, ऐश्वर्या जी, दुष्यंत भाई की बात सही है। हाँ। जितने टोटल एमपी होते हैं, प्रतिपक्ष का नेता कौन जब बन सकता है जब उनकी पार्टी के मिनिमम 10% एमपी हों। ये देश का दुर्भाग्य था। 2014 में 44 थे, जबकि 54.3 एमपी होने चाहिए थे, यानी कि 55 एमपी। ये देश का दुर्भाग्य था। सुन लो अब 2019 के लिए जो 55 एमपी होने चाहिए थे वो 52 थे, और अब की बार 99 नंबर इनके आए हैं। तो नेता प्रतिपक्ष केवल अब की बार बन सकता है। ये बात ठीक है। राजकुमार भाटी तो बहुत संजीदगी के नेता हैं। हाँ, तो पूछ लेते संजीदा नेता से। राजकुमार भाटी जी तो बहुत ही गंभीर है, सुनो, बहुत ही गंभीर है। उन्होंने जो कहा, जो वैक्सीन लगी थी कोरोना के बाद, राहुल गांधी जी का और अखिलेश जी, हमारे अखिलेश जी मेरे बहुत बढ़िया मेरे संबंध है, बहुत अच्छी बिल्कुल उन्होंने ये बयान जो दिया था, मेरे हिसाब से उनकी पार्टी के लोगों ने, उन्होंने भी, उनके घर के सदस्यों ने भी, पूरी समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी, कांग्रेस के सब लोगों ने भी वो वैक्सीन लगा के जान बचाई थी। सबने लगाई, भाटी जी ने भी लगाई, जान बचानी बहुत जरूरी थी। वो अलग बात है कि उसका कहीं इम्पैक्ट आज हो रहे हैं, तो उसको एक्सरसाइज से कंट्रोल करा जा सकता है, पर उस समय जान बचानी जरूरी थी। ओके, दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए दीपक जी। भाटी जी आ रहा है, उसके बाद क्विक रिस्पांस दीपक जी।
क्विक वाला दादा। हाँ, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर विपक्ष का गठबंधन चाहे तो 99 सीटें कांग्रेस के पास हैं। अगर विपक्ष का गठबंधन चाहे, इंडिया गठबंधन चाहे, तो वो सब जा सकते हैं लोकसभा स्पीकर के पास, लिख के दे सकते हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी से हम लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बनाना चाहते, क्योंकि हमारा एक चुनाव पूर्व गठबंधन है। तो इंडी गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव को नेता बनाना चाहता है, तो वो विपक्ष के नेता वैसे बन सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ कांग्रेस का ही कॉपीराइट है। इंडी गठबंधन से कोई भी व्यक्ति विपक्ष का नेता बन सकता है। ग्रेड इज कमिंग ओवरलैपिंग। ये डिपेंड करता है कांग्रेस पर कि वो ये देना चाहती है या नहीं। ऐसा नियम नहीं है। तो कैसा है? पिछली बार एनसीपी के 3 सांसदों ने प्रस्ताव दिया था, लेकिन सरकार ने खारिज कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं, कुछ भी एनसीपी के 3 सांसद थे, उन्होंने प्रस्ताव दिया था। ओके, रिलैक्स। अधीर रंजन चौधरी जी को नेता प्रतिपक्ष का दर्जा दिया जाए, लेकिन उसको खारिज कर दिया। भैया पिछली बार के नंबर में और इसके बार के नंबर में फर्क नहीं है। नंबर में बात सुनिए, गणित समझिए आप। 99 है आपके, आप बाकी सब बोलेंगे कि आपको बनाए, आपको समझ नहीं आ रहा। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स और फिर शहजाद एंडिंग को दीपक जी। भाटी जी एंडिंग कमेंट्स क्विक। भाटी जी एंडिंग। आपको जूनियर नागर साहब प्लीज कंट्रोल। हाँ नहीं, भाटी जी दीपक भाटी जी एंडिंग कमेंट्स। दीपक जी का जवाब। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर, हाँ क्विक। नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर विपक्ष में कोई मतभेद नहीं होंगे, बहुत आराम से संतुष्टि से चुन लिया जाएगा। लेकिन शहजाद भाई बार बार 1 लाख का जिक्र कर रहे हैं। कांग्रेस ने 1 लाख का वो बात कर रहे हैं जो हमारे 15 लाख खाए बैठे हैं पहले ही। अच्छा, मोदी जी ने जो 15 लाख की घोषणा की, शहजाद आप ही के पास आ रहा हूं, यही तो घोषणा की थी मलूक नागर जी को भी बनेगी। हाँ चलिए, तो देंगे। लेकिन आपने तो सरकार बनने के बाद भी नहीं दिए 15 लाख। अच्छा शहजाद एंडिंग। भाटी जी, आपको आपकी बातों में मैं फंसने नहीं वाला हूं। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि हम लोग मिलकर तय कर लेंगे। कांग्रेस ने CWC का रेजोल्यूशन पारित कर दिया है, कांग्रेस का ही LOP होगा। इस पर बताइए कि समाजवादी पार्टी इससे एग्री करती है, हाँ या ना? स्पेसिफिक बताइए, इधर उधर नहीं। मान ही नहीं सकते। मैं कह रहा हूं कोई विवाद नहीं होगा। आपको उन्होंने पूछा नहीं, विवाद छोड़िए, आपको जनाब भी नहीं समझा। कोई दिक्कत जनाब, उन्होंने आपको महत्वपूर्ण नहीं समझा। जब हो जाएगा तब देख लेंगे, लेकिन अभी तो रेजोल्यूशन पार कर लिया है। और मलूक नागर जी, वो चाची की मूछें कितनी बड़ी है वो जरा देखना पड़ेगा, क्योंकि विपक्ष में मेरे को दिक्कत लग रही है अभी से, मैं आपको बता रहा हूं। और दुष्यंत नागर और राहुल देव जी को मैं गेस्टिंग को उतारा हूं, एक साथ मत बुलाना। राहुल देव जी आ जाते हैं दुष्यंत नागर को बचाने। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।